गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 का। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इवैल्यूएशन एंड चैलेंजेस ऑफ ई बैंकिंग, कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की क्या क्या इवैल्यूएशन है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर चैलेंजेस पढ़ेंगे ई बैंकिंग के। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, कि अगर हम देखें तो हमें किसी भी नीड को देखें जो कि एक एडुकेट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या एक ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्ड करने की होती है। तो जब भी कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ किसी भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो उससे पहले वो अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स को देखती है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे अगर हम अपने मैनी कंज्यूमर्स को देखें तो वो उन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को एसेस नहीं करते जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेसेसरी हैं, और वो क्या होते हैं, एबल होते हैं कि वो एक प्रोसेस करें उस ई पेमेंट को लेके। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम अपने कुछ लोकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, जिसमें हम अपने प्रोसेस को देखते हैं जो कि ई पेमेंट्स के होंगे। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें दैट इज़ द स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक सपोर्ट, कि अगर हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखें और अगर हम पास्ट में देखें तो जो मोस्ट ई फाइनेंसेस इनिशिएटिव्स होते थे उनके जो रिजल्ट हमें मिलते थे वो एक जॉइंट एफर्ट से मिलते थे, जो कि एक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच के होते थे। लेकिन जब हम देखते थे तो जो पब्लिक सेक्टर होता था वो कभी भी अपने नेसेसरी रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करता था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब हम कोई जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, तो उसके लिए हमें एक मल्टीलैटरल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक। तो हम अपने किसी भी पर्टिकुलरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए होता है, जो कि हमें ई फिनेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स देता है। तो अगर आप कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी पब्लिक सपोर्ट मिलते हैं तो वहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दैट इज़ द कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, कि अगर हम देखें तो ये 3 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के, और वहाँ पे हमें इन्हें सक्सेसफुली मैनेज करना होता है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे किसी भी तरीके की इंटरनेट के आने की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जो कम्युनिकेशन है वो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अक्रॉसली क्या है, ओपन है, और हम लोग इनसिक्योर हैं उन चैनल के अंदर जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक बेस्ट बेस करना होता है जहाँ पे हम अपने ब्लैंक काइड के रिलेशंस को एक ट्रस्ट के बेसिस पे देख सकें, और कोई भी उसको लॉस हो तो उसके अंदर हम उसके चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर सकें, जिससे कि वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को ईजिली एसेस कर ले। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें दैट इज़ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जिस तरीके से अगर हम देखें तो आज का जो वर्ल्ड है, आज के अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो वो एक कंपटीशन एनवायरनमेंट को लिए हुए है, और हम चाहते हैं कि कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना होता है। तो ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का एक मेजर चैलेंज है जहाँ पे हम अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को लेवल देख रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो कस्टमर्स हैं वो एक अल्टरनेटिव चॉइसेस से वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज को ले रहे हैं जो कि एक बैंक प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एबिलिटी ऑफ द पर्सनल सर्विसेज, कि अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम में देखें तो बैंक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सेवरल सर्विसेज जो कि हमारी सोशल बैंकिंग की हैं, जो कि एक हमें फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी दे रही हैं, हमारे अपग्रेडेशन को सेलेक्ट कर रही है, कंप्यूटराइजेशन ला रही है, इनोवेटिव मैकेनिज्म ला रही है, बेस्ट कस्टमर सर्विसेज ला रही है, इफेक्टिव मैनेजर कल्चर ला रही है, इंटरनल सुपरविजन एंड कंट्रोल कर रही है, एक प्रॉफिटेबिलिटी को एडुकेट कर रही है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप कर रही है। लेकिन अगर हम बैंक के अंदर देखें तो बैंक के अंदर हमें एक कंप्लीट पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड होनी होती है जो कि कस्टमर के लिए होती है, जिससे कि उनकी एक्सपेक्टेशन आ सके। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट चैलेंज है हमारा दैट इज़ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको हम एनपीए भी कहते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमारे बैंकिंग सेक्टर का जो अनदर चैलेंज है दैट इज़ द एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर हम अपने व्हीकल लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स को देखें तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे एनपीए के थ्रू, जहाँ पे जो टर्म्स है वो 50% हमारे बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की है, जो कि हमारे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट कर रही है।
साथ साथ जो भी रेस्ट्रिक्शन है हमारे कलेक्शन प्रैक्टिसेस के या जो भी हमारे रियल एस्टेट की प्राइजेस हैं वो भी श्योरिंग हो रही है, मीन्स इंक्रीज़ हो रही है। तो हर एक बैंक क्या करता है, इन चीज़ों को टेक केयर करता है और एक रेगुलर रिपेमेंट करता है उन लोन्स का जो कि कस्टमर ले रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी उनका पेमेंट होगा वो एक बैंक रिसीव करेगी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें दैट इज़ द कंपटीशन, कि अगर हम अपने नेशनलाइज बैंक और कमर्शियल बैंक्स को देखें तो उनका हमेशा कंपटीशन रहता है एक फॉरेन या न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। अगर हम कंपटीशन को देखें हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में तो वो वेरियस चैलेंजेस को लाते हैं। जब हम अपने बैंक के अंदर अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं, एक इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, चैनल्स लाते हैं, न्यू मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं, और साथ साथ हम अपने मैनेजियल और ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट ऑफ सिस्टम को देखते हैं जहाँ पे हमें उनको चेंज करने की नीड हो रही है या मैनेज करने की नीड हो रही है। साथ साथ हम अपने एसेट क्लास को भी देखते हैं और उस पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के अंदर किस तरीके की रिस्क है उसको भी हमें देखना होता है। तो बैंक रेस्ट्रिक्ट कर रही है उन एडमिनिस्ट्रेटिव फोलियो को जहाँ पे हम अपने मैन पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं एक मशीन पावर के अंदर। तो जो बैंक की अगर हम बात करें तो बैंकों के अंदर आजकल जो मैनुअल पावर्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही है और हम एक मैक्सिमम वर्क को ले रहे हैं थ्रू द मशीन पावर। लेकिन जब हम अपने स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड मैन पावर को देखते हैं तो उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और अगर हम देखें तो उन मैन पावर का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग वो हम अपने रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए कर रहे हैं, जो कि एक हमारे टारगेट स्टाफ के हैं जिनको हमने अपॉइंट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें दैट इज़ द हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, कि अगर हम अपने डेवलपिंग या किसी भी राइट टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रहे हैं तो हम डिप्लॉइंग कर रहे हैं उन लिवरेजेस को जो कि हमें एक मैक्सिमम एक्सटेंट दे रहा है, जो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए इसेंशियल है। जब हमें उनको अचीव करना होगा और एक मेंटेन करनी होगी एक हाई सर्विसेज और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को, जिससे कि जो हमारी रिमेनिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं जो भी डिलीवर हैं हमारे सस्टेनेबल रिटर्न को, जो कि एक स्टेक होल्डर के लिए हैं। तो हमें अपने जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिनको भी हम एक्वायर कर रहे होते हैं उनको हमें अर्ली अडॉप्ट करना होता है, जिससे कि कम्पिटिटिव एडवांसेस से हम एक टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकें, जो कि हम अपने इंडियन बैंकिंग सेक्टर में की चैलेंजेस को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द अदर चैलेंजेस, कि अगर हम अदर चैलेंजेस की यहाँ पे बात करें तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द कॉपिंग विद द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, कि हम अपने रेगुलेटरी रिफॉर्म के साथ कॉपिंग कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने बैंक पर्सनल की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजर चैलेंजेस हैं हमारी। नेक्स्ट क्या है कस्टमर अवेयरनेस एंड सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को देखना, ये भी हमारे एक बैंकिंग सेक्टर का मेजर चैलेंज है। और नेक्स्ट है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द चेंजिंग नीड ऑफ द कस्टमर, की कस्टमर की नीड किस तरीके की चेंज हो रही है उसके प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके। नेक्स्ट क्या है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके की स्पेस की नीड है। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने कॉमन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं जो कि एक मोबाइल बैंकिंग की है, उसकी कमी के कारण भी हम देख सकते हैं कि वो भी एक मेजर चैलेंजेस होता है हमारी बैंकिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें सस्टेन करना है एक हेल्थी बॉटम लाइन को और अपने स्टेक होल्डर के वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना होता है वो भी हमारा एक मेजर चैलेंजेस है। दूसरा है अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंजेस, कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे मैनेजमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी एक हमारे बैंकिंग सेक्टर का एक मेजर चैलेंजेस है। और लास्ट है हमारा मैन पावर प्लानिंग, कि हमें अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है कि कितने मैन पावर की हमें नीड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी प्लानिंग करने की का भी एक हमारे पास मेजर चैलेंजेस हम अपने बैंकिंग सेक्टर्स में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे ई बैंकिंग के रिस्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ द ट्रांजेक्शनल एंड ऑपरेशनल रिस्क, कि अगर कोई रिस्क अराइज हो रही है किसी भी फ्रॉड से या प्रोसेसिंग एरर से या सिस्टम डिरूपेशन से, तो जो रिस्क एग्जिट हो रही है हमारे हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो कि एक बैंक ऑफर कर रहा है, तो उसके इन्हेंस में हम देखते हैं कि ई बैंकिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से इंक्रीज़ की जाएगी हमारे इंस्टीट्यूशन की उन कॉम्प्लेक्सिटी एक्टिविटीज़ से, जहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी के अंदर उन ट्रांजेक्शनल और ऑपरेशनल रिस्क को देखेंगे। तो स्पेशली अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन हमेशा ऑफ़र करता है इनोवेटिव सर्विसेज को जो कि कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, लेकिन अगर हम अपने
ट्रांजैक्शन रिस्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमें अपने अडेप्टिंग इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को लेना होगा, एक प्रोसीजर को करना होगा, साथ साथ हमें कंट्रोल करना होगा जिससे कि हम अपने बैंक के अंदर नए रिस्क एक्सपोजर को देख सकें, उनको कम कर सकें और साथ साथ हम अपने ई बैंकिंग को भी इंट्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द क्रेडिट रिस्क, कि जब हम अपने बैंक मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे हमें कंसिडर करना होता है एक एडिशनल प्रिकॉशन, जहाँ पे हम अपने लोन्स को अप्रूव करें इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, जो कि एक ई बैंकिंग कर रहा है, तो उसके फॉलोइंग एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ऑनलाइन लोन अप्रूवल के लिए हमें उस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट को देखना होता है जहाँ पे हम किसी भी तरीके की लैंडिंग प्रोसेस को कर रहे हैं जो कि एक मोर चैलेंजिंग है। तो इसको हम अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो हमेशा हमें किस तरीके की रिस्क को लीड करना होगा, दैट इज़ द क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द ऑपरेशनल रिस्क, कि अगर हम देखें तो बैंक हमेशा तीन तरीके की ऑपरेशनल रिस्क को फेस करता है। पहला है वॉल्यूम फॉरकास्ट, सेकंड इज़ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ आउटसोर्सिंग, कि अगर हम अपने एक्यूरेट वॉल्यूम फॉरकास्ट को प्रूव कर रहे हैं जो कि एक डिफ़िकल्ट है, जो कि की चैलेंज है जो कि एक बैंक फेस कर रहा है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो हमें किस तरीके से उसको प्रेडिक्ट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है हमारे वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स को, तो वो हमें ऑब्टेन करना होता है। लेकिन अगर हम बैंक्स के अंदर देखें तो बैंक्स हमेशा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को कर रही होती है जहाँ पे वो मिस जज करती है उन वॉल्यूम्स को, जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं जब हम किसी भी तरीके के वॉल्यूम फॉरकास्ट को कर रहे हैं किसी भी बैंक के अंदर। तो हमें अपने मार्केट रिसर्च को करना होता है, अंडरटेक करना होता है। सेकंड अगर हम पॉइंट देखें तो हमें अपने सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है जिसमें हम अपनी एडुकेट कैपेसिटी से उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने एडवर्टाइजिंग कंपेरिजन्स को अंडरटेक करते हैं। और लास्ट क्या है, हमें इंश्योर करना होता है एक एडुकेट स्टाफ कवरेज को। अगर हम सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क को कंसर्न कर रहे हैं तो दैट इज़ द MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बैंक्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब वो ऑब्टेन करता है इस एडुकेट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को, जहाँ पे उसको अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग मॉनिटर करना हो। सच इन्फॉर्मेशन इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड ई बैंकिंग। अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी न्यू फील्ड के अंदर होते हैं जो कि हमारी ई बैंकिंग है। तो जब बैंक्स इंकरेज है वो इंश्योर हो रही है कि मैनेजमेंट उन सारी इन्फॉर्मेशन को देखेगी जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी उस फॉर्मेट को समझने में, तो हम वहाँ पे अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उस रिस्क को देखते हैं जिससे कि हम उन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें जो कि हमारे बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो रिस्क देख रहे हैं दैट इज़ द कॉम्प्लायंस एंड लीगल रिस्क, कि अगर हम कोई भी इश्यूज़ को देख रहे हैं जो कि अराइज हो रहा है हमारी रैपिड ग्रोथ में, जहाँ पे हम अपनी ई बैंकिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक डिफरेंस बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बेस्ड प्रोसेस के अंदर। तो जो लॉ है, जो भी रेगुलेशन गवर्न कर रही है हमारे कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स को, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो रही है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्क्लोजर को या नोटिस को, जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये एप्लीकेबल होती है हमारी ई बैंकिंग एजेंसीज़ के अंदर, जहाँ पे हमें अपने कंज्यूमर लॉज या रेगुलेशंस को अपडेट करना होता है, जो कि हमारे ई बैंकिंग को इम्पैक्ट या रिफ्लेक्ट करती है और साथ साथ हमारे ऑनलाइन कस्टमर रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज़ द रेपुटेशनल कॉस्ट, कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर देखें जहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि ई बैंकिंग सर्विसेज को क्या हम ऑफ़र करेंगे, तो स्पेशली हम अपने मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शनल सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली देखते हैं कि वो हमारी रेपुटेशनल रिस्क को इंक्रीज़ करें। लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अपने ई बैंकिंग के इन्फ्लुएंसेस को अपने इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो लॉस ऑफ द ट्रस्ट ड्यू टू द अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, कि जो अगर कोई बैंक अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर रहा है तो वो हमेशा उस ट्रस्ट को खो देगा जो कि उसके कस्टमर के माइंड में है। साथ साथ अगर हम कोई डिस्क्लोज़र कर रहे हैं या कोई भी कॉन्फिडेंटल कस्टमर इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट कर रहे हैं या कोई अनऑथराइज्ड पार्टी उसको हैक कर रही है, तो भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो फेलियर टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विस ड्यू टू द फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ड्यूरेशन, कि अगर हम किसी भी रिलायबल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फेलियर हो रहे हैं किसी भी फ्रिक्वेंसी या ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज के बेसिस पे, तो हमें वहाँ पे उन चीज़ों के अंदर देखना होता है कि वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि कस्टमर कंप्लेन अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ यूजिंग ई बैंकिंग सर्विसेज, कि अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि उसको ई बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन की ये इनेबिलिटी है जब वो अपने
हेल्प डेस्क के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक रिस्क, कि अगर हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें या बोर्ड को देखें, मैनेजमेंट को देखें, तो वहाँ पे हमें समझना होता है कि किस तरीके की रिस्क एसोसिएट है हमारी ई बैंकिंग सर्विसेज से। तो हमें इवैल्यूएट करना होता है उस रिजल्ट को जो कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट के अगेंस्ट है, जहाँ पे हम अपने पोटेंशियल रिटर्न को देखेंगे जो कि एक इन्वेस्टमेंट से हमें ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि एक ई बैंकिंग सर्विसेज कर रही है। तो हमें वहाँ पे मैनेज करना होता है एक स्ट्रेटेजिक रिस्क को जो कि एसोसिएट है हमारी ई बैंकिंग सर्विसेज से। साथ साथ हमें अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी डेवलप करना होता है कि हम किस तरीके से ई बैंकिंग सर्विसेज को डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ई बैंकिंग इन इंडिया और इंडियन बैंक्स ऑन ई बैंकिंग। कि अगर हम देखें तो जो आरबीआई है, मीन्स जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है एक वर्किंग ग्रुप को किसी भी एक इंटरनेट बैंकिंग के अंदर। तो जो ग्रुप है हमारे, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे ई इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे। तो वो 3 टाइप्स के हैं। अगर हम उनके लेवल को एसेस कर रहे हैं तो वो क्या क्या है, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम एंड फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शनल सिस्टम। कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन का जनरल पर्पस होता है वो हमारी इंटरेस्ट रेट को लेके होता है, ब्रांच इन्फॉर्मेशन को लेके होता है, बैंक प्रोडक्ट्स को लेके होता है, फीचर्स को लेके होता है, लोन एंड डिपॉजिट कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है, जो कि हमें अपनी बैंक वेबसाइट प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन हमें अगर अपनी कुछ फैसिलिटीज़ के अंदर एग्जिट करना होता है तो हमें डाउनलोड करना होता है उन्हें, उनके वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स को। तो जो कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली पूरा करना चाह रहे हैं वो हम ईमेल के थ्रू करते हैं। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं हो रहा एक कस्टमर और बैंक के बीच में, जो कि किसी एक एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम। कि जो सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, कि उसका किस तरीके का अकाउंट बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लार्जली मिल रही है वो रीड ऑनली फॉर्मेट के बेसिस पे मिल रही है। तो वहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ऑथेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कस्टमर का क्या पासवर्ड होगा। तो हम अपने कस्टमर्स को एक पासवर्ड दे रहे हैं जिसके बेसिस पे वो अपने चीज़ों को मैनेज कर सके। और लास्ट पॉइंट क्या है, फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम। कि अगर हम देखें तो ये सिस्टम अलाउ कर रहा है एक बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज़ को, जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है उनको सबमिटेड किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, जो कि उसके ऑनलाइन अपडेट के थ्रू किया जा रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम सबमिट कर रहे हैं वो कस्टमर उसको ऑनलाइन अपडेट भी करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजीज टू बी अडॉप्ट बाय द इंडियन बैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग ई बैंकिंग। कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ हमारे इंडियन बैंक्स ने अडॉप्ट की हैं जब उन्होंने ई बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम देखें तो इंटरनेट बैंकिंग का कोई सा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम इंडियन बैंकिंग की बात करें तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें इंटरनेट बैंकिंग को मोर एसेस करना होता है। और इंटरनेट बैंकिंग को अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम उस एज के अंदर उसका एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं जो कि नॉन फिजिकल एक्सचेंज के ड्यू से हो रहा है। उसमें एक ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। साथ साथ हम उन चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं जो कि एक परफेक्टली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के अंदर या कस्टमर सुप्रीमेंसी के लिए हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ मोमेंट के अंदर हमें पास कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस हमसे यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज़ कि व्हाट द इंडियन बैंक शुड डू अंडर द प्रेजेंट सर्कमटेंसेस। कि बैंक इंडियन बैंक्स क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट सर्कमटेंस के अंदर। तो हमें वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज़ को चूज़ करना होता है, कुछ ऑप्शंस को अडॉप्ट करना होते हैं, और साथ साथ कुछ सर्टेन पैरामीटर से हम लार्जली डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम अपने बैंक की सक्सेस को किस तरीके से वेब के थ्रू करेंगे। तो इस ऑर्डर के अंदर हमें अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को अटेंड करना होता है, जहाँ पे इस रेस्पेक्ट में हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग को, या अगर देखें तो बैंक को क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं कि उसको अडॉप्ट करना होता है एक वेब माइंडसेट को, कि वो एक वेब माइंडसेट को अडॉप्ट करें। सेकंड क्या है, कैचिंग ऑन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि उनको हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस को कैच करना होगा। रिकॉग्नाइज द कोर कॉम्पिटेंस, कि जो भी हमारे बैंक के कोर कॉम्पिटेंसेस है उनको रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट है इनेबलिंग हैंडलिंग मल्टीप्लिसिटी एंड सिंप्लिसिटी, हमारी बैंक्स को मल्टीप्लिसिटी और सिंप्लिसिटी को हैंडल करना होगा, इनेबल करना होगा। साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इनिशिएट करेगा कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एक इनवर्ट टू आउटवर्ट हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अपने रोल्स को अलाइन करना होगा, उन वैल्यूज़ को उस प्रोपोजिशन में देखना होगा जो कि कस्टमर के सेगमेंट के लिए है। हमें अपने ऑप्टिमल चैनल और पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन करना होगा। और लास्ट क्या है, हमें एक्वायर करना होगा उन न्यू कैपेबिलिटीज़ को जो कि हम अपने स्ट्रेटेजिक एलायंसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमने कुछ स्टेप्स को ऊपर मेंशन किया है, तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम 4 स्टेप्स के थ्रू इन चीज़ों को मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट फेज़ के अंदर देखें तो कस्टमर को हमेशा फैमिलियर होना होता है एक नए एनवायरनमेंट से, जो कि एक डेमो वर्जन होता है जब वो किसी एक सॉफ्टवेयर को देखता है जो कि एक बैंक वेबसाइट से उसको मिल रहा है। लेकिन वो इनेबल होता है कि उसके रिगार्डिंग वो एक यूज़र है, तो उसको हमेशा उस सजेशन को लेना होता है जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, साथ साथ इनकॉर्पोरेट हो सके उस लेटर वर्जन से जो कि पॉसिबल है। सेकंड फेज़ के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड फेज़ के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन वेरियस सर्विसेज को जो कि एक कस्टमर की अकाउंट इन्फॉर्मेशन को बता रही है, बैलेंसेस को बता रही है, स्टेट ऑफ अकाउंट को बता रही है, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग को बता रही है, मेल बॉक्स को बता रही है, चेकबुक इश्यूज़ को बता रही है, स्टॉप पेमेंट्स को बता रही है और हमारे फाइनेंशियल और कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन को बता रही है जो कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो थर्ड स्टेज है वो क्या है हमारी। थर्ड स्टेज के अंदर हम देखें तो हम इंक्लूड कर रहे हैं एक एडिशनल मल्टी यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि हमारे फंड ट्रांसफ़र हो गए, डीडी इशूज़ हो गए, डिमांड ड्राफ्ट इशूज़ हो गए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो गई, ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट एंड इंटीमेशन ऑफ लॉस ऑफ एटीएम कार्ड्स। कि हमारे जो एटीएम कार्ड है अगर वो लॉस हो गए तो उसको किस तरीके से हम इंटीमेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम अपने थर्ड फेज़ के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द फाइनल फेज़। तो फाइनल फेज़ के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज के एडवांसेस को। तो जैसे कि हमारी थर्ड पार्टी पेमेंट्स हो गए, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गए, या हम किसी भी एलसीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज देख रहे हैं। तो इस तरीके के प्लान को इन्हांस करने के लिए हम अपने कस्टमर्स को फ्यूचर के अंदर उन चीज़ों के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट को इंक्लूड करते हैं जो कि किसी एक डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी तरीके के ऑर्डर्स को पे करने के लिए है। तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ब्रिंग करनी होती है जो कि अल्टीमेटली हमारे बैंकिंग कन्वीनियंस के बेसिस पे किए जा रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम इन फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ को मेंशन करते हैं तो जो बैंक है वो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को ट्रांसलेट करता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किया जा रहा है। तो हम 3 मेन कैटेगरीज के अंदर फॉलो होते हैं। पहला तो क्या है, वन स्टॉप शॉप, सेकंड इज़ वर्चुअल वन स्टॉप शॉप एंड द बेस्ट ऑफ ब्रीड सप्लायर। कि अगर हम देखें तो ये जो हम स्टेप्स को देख रहे हैं तो एक इंडियन बैंकर के लिए हमेशा पेव होगा कि वो सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करे, पॉपुलराइज़ करे उस न्यू कॉन्सेप्ट को जो कि हमारे इंटरनेट बैंकिंग के हैं। और अगर हम देखें तो हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग के नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, उसको पॉपुलर करना होता है एक लार्ज स्केल के अंदर। तो अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी लार्ज स्केल के अंदर अपने इंटरनेट बैंकिंग के नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे हमें अपने कस्टमर्स के लिए एक हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रोल मिलेगा जो कि कस्टमर अपनी बैंकों से चाह रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।